नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अर्थात पाचन तंत्र के बारे में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, मैं आपको पाचन तंत्र अंगुलियों पर याद करा दूंगा, बट साथियों मेरी एक शर्त है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। गाइज, जो मैं आपको लिखवाता हूं वो सभी बातें आपको नोट करनी है ताकि आपको अच्छे से बातें समझ में आ सके। साथियों, किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से अंग इसमें सहायक होते हैं, कौन कौन से एंजाइम इसमें सहायक होते हैं, वो सभी बातें साथियों आज इस चैप्टर में हम क्लियर करने वाले हैं। साथियों, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए साथियों, अब देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आपको हेडिंग लगानी है डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात पाचन तंत्र। साथियों, सबसे पहले जो बात आती है भैया वो यही आती है कि पाचन तंत्र होता है क्या है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए, पाचन तंत्र क्या होता है। लेकिन भैया, इस बात को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। साथियों, हमने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर? श्वसन तंत्र वाला। साथियों, श्वसन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि श्वसन वाला जो चैप्टर था साथियों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया, श्वसन का मुख्य उद्देश्य था साथियों ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऊर्जा का निर्माण करना। साथियों, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए साथियों हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। वो कच्चा माल कौन है साथियों? तो वो है भैया ग्लूकोज। वो क्या है साथियों? वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और ये हमें किससे प्राप्त होता है साथियों? ये ग्लूकोज प्राप्त होता है साथियों भोजन से। और भोजन के बारे में साथियों हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? तो भैया हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब आपको क्या समझ में आया कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा बनाना। और भैया, ऊर्जा बनाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है साथियों, वो कौन उपलब्ध करवाता है? वो भैया पाचन तंत्र वाला उपलब्ध करवाता है, यानी कि पाचन तंत्र उपलब्ध करवाता है। अब भैया, किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता है, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। वैसे मैंने साथियों श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में बताया था। साथियों, जो श्वसन होता है भैया, ये कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। अब ये कोशिकीय श्वसन क्या है? तो वह श्वसन साथियों जिसमें कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और साथियों ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। देखिए भैया, हमारी जो कोशिका होती है साथियों, इन कोशिकाओं के पास आप कुछ भी खा लीजिए साथियों, अंतिम रूप भैया ग्लूकोज आकर इकट्ठा होता है, यानी कि C6H12O6 आकर के इकट्ठा होता है। श्वसन के माध्यम से साथियों में ऑक्सीजन मिलती है। तो भैया इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ATP का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा बनती है भैया, वो ATP के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है साथियों? ATP के रूप में बनती है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ATP की फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट साथियों ATP की फुल फॉर्म है। हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा बनती है भैया, वो ATP के रूप में बनती है। अब इतनी बात से मैंने आपको क्या सिखाया, बस वो समझिए। मैंने आपको ये समझाया कि साथियों श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना।
और साथियों ऊर्जा बनाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो भैया पाचन तंत्र उपलब्ध करवाता है। कच्चा माल कौन है साथियों? ग्लूकोज है। इसी ग्लूकोज को साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। साथियों मनुष्य जो है वो भैया एक क्रियाशील प्राणी है, यानी कि उसे कार्य करता रहना चाहिए। और कार्य करने के लिए साथियों किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है नहीं होती? होती है भैया। तो भैया इस भोजन से ही हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और फिर इस ग्लूकोज को ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अगर साथियों हमारे शरीर में कोशिकाओं के पास ऊर्जा रहेगी तो साथियों उत्तकों के पास ऊर्जा रहेगी। अगर उत्तकों के पास ऊर्जा रहेगी साथियों तो भी हमारे अंगों के पास ऊर्जा रहेगी। अगर अंग के पास ऊर्जा रहेगी साथियों तो हमारे पूरे शरीर के पास ऊर्जा रहेगी और हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। इसलिए भैया ऊर्जा का होना अति आवश्यक है और साथियों ऊर्जा के लिए भोजन अति आवश्यक होता है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई है साथियों? ऊर्जा के लिए किस तरीके से पाचन तंत्र का उपयोग होता है, किस तरीके से भोजन का उपयोग होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों कि पाचन तंत्र क्या होता है। साथियों क्लास 10 में साइंस की पुस्तक यानी कि एनसीईआरटी में साथियों जो पाचन तंत्र की डेफिनेशन है, अब मैं आपको वो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है साथियों कि जो मानव होता है वो भैया भोजन द्वारा जो ऊर्जा है साथियों वो प्राप्त करता है। मानव साथियों भोजन द्वारा जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त करता है। अब साथियों ये भोजन क्या है, इस भोजन पर बात आती है। तो साथियों जो भोजन होता है ये विभिन्न घटकों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व लवण। तो मैं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व लवण। ये सभी क्या है साथियों? ये सभी भैया भोजन के घटक है। साथियों इनमें से जो अधिकांश जो भोजन के घटक है साथियों वो भैया जटिल अवस्था में होते हैं। साथियों अभी मैंने आपको बताया था ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। तो साथियों ऊर्जा का निर्माण होता है हमारी कोशिकाओं के पास। साथियों कोशिकाओं के बारे में आप जानते हो कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिका साथियों हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इस कोशिका को साथियों हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इस कोशिका को देखने के लिए साथियों माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अगर साथियों ये कोशिका इतनी छोटी है साथियों तो ये भोजन के जो जटिल अणु है साथियों, भाई भोजन के मैंने कहा कि भोजन के अधिकांश जो घटक है साथियों वो जटिल अवस्था में होते हैं। यानी कि जब हम खाना खाते हैं साथियों तो इतने मोटे मोटे टुकड़ों के रूप में खाना खाते हैं। आपको पता होगा जैसे आपने रोटी खाई, बर्गर खाया या फिर कोई मिठाई खाई तो आप बड़े बड़े टुकड़ों में खाते हो। लेकिन साथियों ऊर्जा बनाने के लिए तो हमें भैया कोशिकाओं के पास इस भोजन को पहुंचाना है। और किस रूप में पहुंचाना है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के रूप में पहुंचाना है। तो कहने का मतलब साथियों हमें भोजन को इतना तोड़ना पड़ेगा कि ये कोशिकाओं के पास जाकर के ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाए। तो कहने का मतलब इस भोजन की जो जटिल अवस्था है साथियों इसे सरल अवस्था में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकता हूं साथियों कि इसे घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि साथियों कोशिका इसका अवशोषण कर सके। और भैया कोशिका जब इसका अवशोषण कर लेगी तो भैया इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण कर लेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए साथियों भोजन को ग्रहण करने से लेकर के मल त्याग तक की प्रक्रिया में साथियों एक तंत्र सहायक होता है साथियों। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों सिस्टम कहा जाता है बहुत सारे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। मैं लिख देता हूं बहुत सारे
अंगों के समूह को साथियों सिस्टम कहा जाता है। जो एक जैसे कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है तंत्र यानी कि सिस्टम। कौन कौन से अंग है साथियों जो इसमें एक जैसे कार्य करेंगे इस पाचन तंत्र में? एक्चुअली में साथियों जो तंत्र है, ये सिस्टम है, यही पाचन तंत्र है भैया। इस सिस्टम को ही साथियों पाचन तंत्र कहा जाता है। अब बात आती है कि इस तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करेंगे। तो जैसे कि आपका मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और साथियों मल रेक्टम है, साथियों मल द्वार है। इतने सारे अंग साथियों इस सिस्टम, इस पाचन तंत्र में कार्य करेंगे। और जितने भी मैंने आपको ऑर्गन बताए इन सभी के बारे में साथियों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। इसके अलावा साथियों अंगों के अलावा साथियों इसमें कुछ ग्रंथियां भी होती है, जैसे कि लारीय ग्रंथि हो गई, यकृत हो गई, अग्नाशय हो गई। ये सभी साथियों इस सिस्टम में सहायक होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है साथियों, ये पूरा सिस्टम पाचन तंत्र कहलाता है। आपकी एनसीईआरटी में भैया इतनी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है इस पाचन तंत्र की। अब साथियों जो मैंने आपको पाचन तंत्र की डेफिनेशन बताई है साथियों, उसे मैं अब शब्दों का रूप दे देता हूं। तो देखिए भैया, लिख लेना और आप नोट भी कर लेना। अब देखना भैया, मैं लिख रहा हूं, अभी मैंने जो आपको समझाया है वो सारी बातें जो आपकी एनसीईआरटी में पाचन तंत्र की डेफिनेशन दे रखी है साथियों, वो अब देखिए। मानव भोजन द्वारा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है। सबसे पहले मैंने आपको यही तो बताया था कि साथियों जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो भैया भोजन से जितनी मानव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भैया भोजन से प्राप्त करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भोजन होता है विभिन्न घटकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व लवण आदि से मिलकर बना होता है। आदि से मिलकर बना होता है। इनमें से मुख्यतः भोजन के घटक जटिल अवस्था में उपस्थित होते हैं। जटिल अवस्था में उपस्थित होते हैं। भोजन को अवशोषण के लिए सरलीकृत किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए भोजन ग्रहण से मल त्याग तक की पूरी प्रक्रिया एक तंत्र जिसमें अनेक अंग व ग्रंथियां
सामंजस्य का मतलब होता है साथियों, सामंजस्य का मतलब होता है एक साथ कार्य करती है, सम्मिलित रूप से कार्य करती है, कार्य करती है। इस तंत्र को, इस तंत्र को साथियों क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन साथियों आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि भैया इस डेफिनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों अगर आप ऐसे याद करोगे, मैं ऐसे भी लिखा सकता था आपसे कि भैया पाचन तंत्र क्या होता है, तो ऐसे अंगों का समूह साथियों जो पाचन में सहायक होता है। फिर मैं आपको लिखवा देता कि पाचन क्या है, तो पाचन में साथियों भोजन के बड़े बड़े जो अणु है साथियों, उन्हें छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। इस तरीके से मैं आपको लिखा कर भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन इस चैप्टर की समझ साथियों आपको नहीं आती कि किस तरीके से साथियों पाचन तंत्र ऊर्जा बनाने में सहायक होता है, भोजन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ये सारी जो प्रक्रिया है साथियों, ये भैया पाचन तंत्र कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई? ये सारी प्रक्रिया साथियों पाचन तंत्र कहलाती है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि भैया पाचन क्या होता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके। अब बात करते हैं साथियों कि पाचन क्या है। ये तो पाचन तंत्र हो गया साथियों जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यहां से आपको क्या क्या समझ में आया कि भैया मानव है वो भोजन के द्वारा साथियों ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन किस किस से मिलकर के बना होता है? अब तक आपने सुना होगा कि दाल रोटी, घी, दाल रोटी चावल, ये सभी क्या है? भोजन है। लेकिन साथियों जो भोजन के मुख्य घटक है साथियों वो ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब क्या है? ये सब साथियों भोजन के मुख्य घटक है। जटिल अवस्था में होते हैं और साथियों ऊर्जा बनाने के लिए इन्हें सरलीकृत अवस्था में तोड़ा जाता है। भोजन ग्रहण से लेकर के साथियों मल त्याग तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एक सिस्टम काम में लिया जाता है साथियों। वो सिस्टम ही क्या कहलाता है? वो सिस्टम ही भैया पाचन तंत्र कहलाता है। इसमें बहुत सारे अंग और बहुत सारी ग्रंथियां साथियों सम्मिलित रूप से कार्य करती है। वो कौन कौन से अंग है साथियों और वो कौन कौन से ग्रंथियां है, इस चैप्टर में साथियों उन अंगों के बारे में और इन ग्रंथियों के बारे में ही डिटेल में पढ़ते हैं। यह है भैया पाचन तंत्र। अब समझते हैं कि पाचन की डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं साथियों और हम पाचन की बात करते हैं। देखिए भैया अब आपको हेडिंग क्या लगानी है? अब आपको हेडिंग लगानी है कि भैया पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? तो साथियों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं साथियों, भोजन के जो जटिल पोषक पदार्थ है साथियों, उन्हें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से या फिर साथियों एंजाइमों की सहायता से साथियों तोड़ करके उन्हें सरलीकृत रूप में तोड़ा जाता है, यानी सरलीकृत रूप में कन्वर्ट किया जाता है या घुलनशील पदार्थों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है साथियों? पाचन कहलाता है। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो लिख लीजिए भैया, भोजन के बड़े पोषक पदार्थों वह बड़े बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वह एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे अणुओं वह घुलनशील पदार्थों के रूप में
पदार्थों के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है साथियों? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? पाचन कहलाता है। जब आप खाना खाते हो साथियों, तो खाना खाते समय आपको पता है कि हम भोजन के जटिल अणुओं को ग्रहण करते हैं। ये जटिल अणु क्या है साथियों? भोजन के बड़े बड़े अणु, कुछ इस तरीके से साथियों भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं जिन्हें साथियों हम ग्रहण करते हैं। लेकिन भैया मैंने आपको जैसे बताया कि भैया ऊर्जा का निर्माण हमारी कोशिकाओं में होता है, और कोशिका इतनी छोटी होती है साथियों कि उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और साथियों उसमें हमें ऊर्जा बनानी है कोशिकाओं में। तो ये भोजन के जो बड़े बड़े जो जटिल अणु है साथियों, इन्हें हमें सरल अणुओं में कन्वर्ट करना पड़ता है। सरल अणुओं में कन्वर्ट करना पड़ता है। इतने सरल अणुओं में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कोशिका इस भोजन को साथियों अवशोषण कर सके और इससे ऊर्जा बना सके। तो यही है भैया, ये पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है? ये पूरी प्रोसेस ही साथियों पाचन कहलाती है। बोलो भैया, आपको समझ में आया या नहीं आया? बताओ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपसे कहा कि भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं साथियों, इन भोजन के बड़े बड़े अणुओं को रासायनिक अभिक्रियाओं व एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे अणु व घुलनशील पदार्थों के रूप में परिवर्तन किया जाना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर ये बात आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। पाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भैया, साथियों जो पाचन होता है, ये पाचन भैया एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक रासायनिक अभिक्रिया है। साथियों हमारे शरीर में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक होती है साथियों कैटाबोलिक, और एक होती है साथियों एनाबोलिक। अब ये कैटाबोलिक क्या है और एनाबोलिक क्या है, इनके बारे में समझिए। तो साथियों कैटाबोलिक वह अभिक्रिया होती है साथियों जिसमें बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है साथियों? कैटाबोलिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन तंत्र किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कैटाबोलिक अभिक्रिया है। मैं लिख देता हूं कैटाबोलिक में साथियों कि इसमें बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। बात क्लियर है? तो कैटाबोलिक आपको समझ में आया। अब एनाबोलिक की बात करते हैं। एनाबोलिक साथियों ऐसी अभिक्रिया है जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर साथियों एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है साथियों? एनाबोलिक कहलाती है। जैसे आपने प्रोटीन के बारे में सुना होगा कि जो प्रोटीन होती है साथियों, ये बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। जब साथियों एमिनो एसिड की बहुत सारी चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, ये भैया आपस में एमिनो एसिड जो होते हैं ये पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। और साथियों ये बहुत सारे एमिनो अम्लों की ये जो चेन है साथियों, ये प्रोटीन कहलाती है। तो इसमें क्या हुआ साथियों? एमिनो एसिड के छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण कर रही है, और वो बड़ा अणु क्या है साथियों? वो बड़ा अणु है भैया प्रोटीन। तो इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करती है।
तो आपको समझ में आया साथियों कि हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रोसेस होती है, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक होती है कैटाबोलिक और एक होती है एनाबोलिक। अगर कैटाबोलिक के बारे में पूछा जाए साथियों, तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पाचन में बताया कि पाचन में क्या होता है, भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं साथियों, उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाचन तंत्र किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो साथियों ध्यान रखना है कैटाबोलिक प्रक्रिया है। दूसरी साथियों है एनाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है कि छोटे छोटे अणु मिलकर के साथियों एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। साथियों जो प्रोटीन होता है ये बहुत सारे एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। जब साथियों बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़ जाते हैं साथियों, तो किसका निर्माण करते हैं, तो भैया प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूं साथियों ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, जब मैंने आपको पाचन की डेफिनेशन बताई थी साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं साथियों, उन्हें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं व एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। बोलो ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर चुका हूं साथियों। अब हम बात करते हैं एंजाइमों के बारे में। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि भोजन के पाचन में कौन सहायक होते हैं? भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं साथियों? एंजाइम सहायक होते हैं। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से भोजन के पाचन में कौन सहायक होता है। उनमें ऑप्शन होता है साथियों, जैसे कि मैं लिख देता हूं। नंबर 1 पर ऑप्शन होता है साथियों पानी, नंबर 2 पर होता है साथियों ऑक्सीजन, नंबर 3 पर होता है साथियों एंजाइम, और नंबर 4 पर होती है साथियों ग्रंथियां। तो भैया आपको क्या करके आना है इस ऑप्शन में से? आपको इस ऑप्शन में से करके आना है भैया एंजाइम, क्योंकि भैया भोजन के पाचन में मुख्य जो सहायक होता है साथियों वो एंजाइम सहायक होता है। साथियों ये जो एंजाइम होता है भैया, ये एंजाइम लगभग 99.99% साथियों किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोई साथियों 0.01% किसका बना होता है? ये आरएनए वगैरह के बने होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से साथियों ये जो एंजाइम होते हैं ये भैया प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं साथियों? प्रोटीन के बने होते हैं। अब साथियों ये जो एंजाइम है साथियों, ये हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। साथियों यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, उत्प्रेरक। जब आपने केमिस्ट्री में कोई अभिक्रिया को रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो साथियों उत्प्रेरक का बारे में जरूर आपने चर्चा की होगी। साथियों ये उत्प्रेरक क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो भैया मनुष्य के शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है? तो भैया एंजाइम करता है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। मान लीजिए अगर आपने आज भोजन खाया, अगर दोस्तों आपके शरीर में ये एंजाइम नहीं होता तो भैया आज आपने जो भोजन खाया है साथियों, ये लगभग 3 महीने के बाद में पचता। अब सोचो ये एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या करता है साथियों? ये जो अभिक्रिया होती है पाचन की, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि पाचन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया की साथियों स्पीड बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए तो साथियों इसे मानव का जैव उत्प्रेरक कहा गया है। किसे भैया? इस एंजाइम को।
इस एंजाइम को क्या कहा गया है साथियों? जैव उत्प्रेरक कहा गया है। उत्प्रेरक क्या करता है साथियों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने में सहायक होता है। तो बोलो भैया, एंजाइम हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे पाचन के लिए, हमारे भोजन के लिए अति आवश्यक है। तो आपको एंजाइम के बारे में क्या ध्यान रखना है कि भोजन के पाचन में एंजाइम बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। लगभग 99.99% ये प्रोटीन के बने होते हैं, कोई 1% आरएनए वगैरह का बना होता है। साथियों, हमारे शरीर में ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि मानव का जैव उत्प्रेरक किसे कहा गया है साथियों? एंजाइम को कहा गया है। क्योंकि ये क्या करते हैं एंजाइम? ये एंजाइम भैया हमारे पाचन को जल्दी पचाने में सहायक करते हैं, हमारे भोजन को जल्दी पचाने में सहायक होते हैं। कौन भैया? एंजाइम। उत्प्रेरक क्यों कहा गया है साथियों इसे? क्योंकि ये भैया एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी करवाने का कार्य करता है। तो अगर ये सभी बातें आपको समझ में आ गई है भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया आगे। ओके, अब देखिए भैया साथियों, भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया है साथियों, ये 5 पदों में पूर्ण होती है। तो आपको हेडिंग क्या लगानी है साथियों? भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 पदों में पूर्ण होती है। देखिए भैया, पहली कौन सी है? पहली है साथियों अंतःग्रहण। दूसरी कौन सी है? दूसरी है पाचन। तीसरी है साथियों अवशोषण। चौथी है साथियों स्वांगीकरण। और साथियों पांचवी है बहिक्षेपण। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि पाचन तंत्र की चौथी प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी है भैया? स्वांगीकरण है। पांचवी प्रक्रिया कौन सी है? तो बहिक्षेपण है। अब इनका अर्थ समझते हैं कि अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब क्या होता है, अवशोषण का मतलब क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, बहिक्षेपण का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पांचों प्रक्रिया समझ में आ गई साथियों, तो ये समझ लेना कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंतःग्रहण का मतलब होता है साथियों भोजन को इनहेल करना। भोजन को इनहेल करना। कोई बाहर भोजन रखा हुआ है, आपने उसे मुंह में लिया, ये होता है इनहेल करना। तो ये होता है भैया अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को ग्रहण करना। दूसरी बात, पाचन क्या होता है? तो पाचन के बारे में साथियों मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पाचन की, कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है साथियों? पाचन कहलाता है। अब यह सबसे पहले हमने भोजन को ग्रहण किया, फिर साथियों भोजन का पाचन हुआ नंबर 2 प्रक्रिया पर, और नंबर 3 प्रक्रिया की बात करें साथियों तो वह है अवशोषण। अब साथियों होता क्या है, जो हमने भोजन का पाचन किया है साथियों, अब उसका अवशोषण होगा। तो इसमें क्या करते हैं? एब्जॉर्वेशन करते हैं, यानी कि अवशोषण करते हैं। और साथियों अवशोषण करने का कार्य कौन करती है? तो हमारी भैया छोटी आंत करती है। हमारी छोटी आंत में साथियों अंगुलीनुमा एक संरचना पाई जाती है। इसके पास साथियों सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और इसे कहा जाता है विलाई। इसे क्या कहा जाता है? विलाई। हिंदी में कहा जाता है विल्ली। विल्ली विल्ली
बिल्ली नहीं साथियों, बिल्ली कहा जाता है। ये क्या करने का कार्य करती है साथियों, ये भोजन को अवशोषण करने का कार्य करती है। बात क्लियर है? तो तीसरी बात आपको समझ में आई, अवशोषण क्या होता है। चौथी बात की बात करें साथियों, स्वांगीकरण की। तो अब छोटी आंत ने भोजन को जो अवशोषण किया है साथियों, उसे भैया ब्लड की सहायता से हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है। एक्चुअली में हमारा शरीर ही साथियों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और साथियों जब कोशिकाओं के पास भैया ये अवशोषित भोजन जाएगा तो किस रूप में जाएगा, ये ग्लूकोज के रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा भैया, C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में जाएगा। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा और भैया क्या बनाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ऊर्जा बनाई जाएगी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है साथियों वो एटीपी के रूप में बनती है। तो भैया कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाएगा और इससे क्या बनाई जाएगी साथियों, ऊर्जा बनाई जाएगी। तो यह है भैया आपकी नंबर 4 प्रक्रिया, यानी कि स्वांगीकरण। नंबर 5 की बात करें साथियों, बहिक्षेपण की, यानी कि भोजन के बाद में साथियों जो मल प्राप्त हुआ है, यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ है साथियों, जो वेस्ट पदार्थ है, उन वेस्ट पदार्थों को साथियों शरीर से बाहर निकालना। मैं लिख सकता हूं कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है साथियों, बहिक्षेपण कहलाता है। तो बताओ साथियों आपको ये प्रक्रिया समझ में आई या नहीं आई। अगर आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं साथियों। बोलो भैया ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको। अगर आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। मैंने आपसे कहा साथियों कि भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है साथियों ये 5 पदों में पूर्ण होती है। नंबर 1 पर है साथियों अंतःग्रहण, नंबर 2 पर है पाचन, नंबर 3 पर है अवशोषण, नंबर 4 पर है स्वांगीकरण और नंबर 5 पर है बहिक्षेपण। अंतःग्रहण में क्या होता है साथियों, हम भोजन को इनहेल करते हैं। नंबर 2 पर आता है पाचन। पाचन में क्या होता है कि भोजन के जो बड़े बड़े अणु है साथियों उन्हें छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है साथियों, पाचन कहलाता है। नंबर 3 पर आती है अवशोषण। साथियों अवशोषण का कार्य छोटी आंत मुख्य रूप से करती है। तो साथियों छोटी आंत का एक भाग होता है जिसकी संरचना होती है साथियों अंगुली नुमा, जो इस तरीके से हमारी जो अंगुली होती है इस तरीके से साथियों इसकी शेप होती है। ये कुछ इस तरीके से होती है जिसके कारण साथियों इसमें सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ये भोजन को अवशोषण अधिक कार्य करती है, भोजन को अधिक मात्रा में अवशोषण करती है। इस भाग का नाम है साथियों विलाई, इसे हिंदी में विल्ली कहा जाता है, विल्ली। बात क्लियर है? तो ये होता है भाई साहब अवशोषण। नंबर 4 पर बात करते हैं स्वांगीकरण की। तो इसमें क्या होता है साथियों, ये जो अवशोषित भोजन है उसे ब्लड की सहायता से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं में साथियों ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है साथियों वो एटीपी के रूप में बनती है। तो अब बात को आपको समझ में आ गई होगी कि यह स्वांगीकरण क्या है। इस स्वांगीकरण साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। बात क्लियर है? बहिक्षेपण की बात करें साथियों तो इसमें जो उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण हुआ है साथियों, इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही बहिक्षेपण कहलाती है। बोलो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये बताइए, अगर कंटेंट बुरा लग रहा है तो भैया ये बताइए। आशा करता हूं जो मैंने आपको बातें बताई है ये मैंने आपको 2 बार समझा दी है, आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मिटा दूं भैया? ओके। अब देखिए भैया हमारा जो पाचन तंत्र है साथियों, ये पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक भाग है साथियों अंग, जिसमें हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है साथियों ग्रंथियों का, कि पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथि होती है जो ये पाचन में सहायक होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए साथियों,
कि पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों ऑर्गन्स, और नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में। ऑर्गन्स में क्या क्या है साथियों वो देख लीजिए। सबसे पहली बात आती है साथियों माउथ की यानी कि मुंह की। नंबर 2 पर बात आती है साथियों फेरिक्स की, PHARYNX, इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों गर्सनी। नंबर 3 पर बात आती है साथियों ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी कि ग्रासनाल। नंबर 4 पर बात आती है साथियों स्टोमच की यानी कि आमाशय की, जिसे आप आम भाषा में पेट कहते हो। नंबर 5 पर बात आती है साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की यानी कि छोटी आंत की। नंबर 6 पर बात आती है साथियों लार्ज इंटेस्टाइन की यानी कि बड़ी आंत की। और साथियों नंबर 7 पर बात आती है रेक्टम की यानी कि मलद्वार की। इतने सारे ऑर्गन्स साथियों आपके पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। भोजन इन इन अंगों से होकर के गुजरता है साथियों। दूसरी तरफ बात करें साथियों ग्रंथियों के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी ग्रंथि है साथियों जो हमारे पाचन में सहायक होती है। तो नंबर 1 पर बात करें साथियों सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि। नंबर 2 पर बात करें भैया तो नंबर 2 पर आता है भैया आपका लीवर यानी कि यकृत। और नंबर 3 पर आता है साथियों पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। यह है भैया आपके पाचन तंत्र के 2 भाग। एक भाग है साथियों अंगों का और दूसरा भाग है साथियों आपका ग्रंथियों का। पहला भाग में साथियों कौन कौन से अंग है तो माउथ है, गर्सनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत और मलद्वार है। यानी कि माउथ है, फेरिक्स है, ईसोफेगस है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और साथियों रेक्टम है। ग्लैंड्स में बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेंक्रियाज है। ये साथियों ये ग्रंथि है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होती है। अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों तो एक एक इन अंगों के बारे में पढ़ेंगे साथियों कि कौन कौन से अंग का हमारे पाचन में कौन कौन सा काम है भैया। और इन ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथि पाचन में क्या क्या काम करती है। लेकिन साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया ये सभी अंग मिलकर के साथियों एक नाल का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है आहार नाल। उसे क्या कहा जाता है उसे आहार नाल कहा जाता है। ये सभी अंग मिलकर साथियों एक नाल का निर्माण करती है जिसे आहार नाल कहा जाता है। साथियों ये आहार नाल है, इसकी शुरुआत किससे होती है तो भैया इसकी शुरुआत होती है मुख से यानी कि माउथ से। और इसका अंतिम भाग कौन सा है तो भैया इसका अंतिम भाग है साथियों ये रेक्टम, ये मलद्वार। तो इसका अंतिम भाग है साथियों रेक्टम यानी कि मलद्वार। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो साथियों ध्यान रखना है अगर फीट में पूछे तो 33 फीट होती है और वैसे भैया 8 से 10 मीटर होती है। साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछा यह जाता है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो भैया आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे बड़ा भाग आहार नाल का सबसे बड़ा भाग तो भैया कौन है स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत है भैया। इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है साथियों। बात आती है कि आहार नाल का कार्य क्या होता है तो साथियों भोजन को मुंह से लेकर के मल त्याग तक पहुंचाना पहला कार्य, दूसरा इसका पाचन करना और इसका अवशोषण करना। ये 3 मुख्य कार्य है साथियों। इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूं आहार नाल के कार्य। भोजन को मुंह से मल त्याग तक पहुंचाना,
दूसरा कार्य है साथियों इसका पाचन करना, और तीसरा है भैया इसका अवशोषण करना। ये भी कभी कभी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने जाना कि भैया पाचन तंत्र का योगदान हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने में कैसे होता है। फिर हमने पाचन तंत्र की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने पाचन की डेफिनेशन पढ़ी कि एक्चुअली में डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है साथियों। इसके बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा कि पाचन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक के बारे में पढ़ा। इसके बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने साथियों एंजाइम के बारे में पढ़ा कि एक्चुअली में एंजाइम होता क्या है। एंजाइम के बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा, एंजाइम के बाद में साथियों हमने पढ़ा भोजन की प्रक्रियाएं, 5 प्रक्रियाएं, जिसमें साथियों सबसे पहले अंतःग्रहण था, उसके बाद में पाचन था, फिर अवशोषण था, फिर स्वांगीकरण था और फिर साथियों वैक्षेपण था। इसके बाद में साथियों लास्ट एंड फाइनल हमने क्या जाना कि पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर के बना होता है, एक होता है ऑर्गन से और एक होता है ग्लैंड से। उसके बाद में हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा। इतनी सारी बातें साथियों हमने आज की क्लास में पढ़ी। कल हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, कल हम इन एक एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।